देखिए, आज हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र के सह संबंध। ठीक है, को रिलेशन। आज का हमारा टॉपिक है सह संबंध, को रिलेशन। ठीक है, को रिलेशन मीन्स क्या होता है कि जब आप दो वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में जब आप स्टडी करते हो तो आपका कहलाता है वो को रिलेशन। मतलब एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के ऊपर किस तरीके से डिपेंड है। ठीक है, एक वैल्यू के वजह से दूसरे वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो कहलाता है आपका को रिलेशन। ठीक, दो चरों अथवा तथ्यों के बीच में संबंध का मापन या विश्लेषण करना, यही क्या कहलाता है आपका सह संबंध कहलाता है। अब इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं उसको किसको बोला जाता है? इसके प्रवर्तक प्रोफेसर गाल्टन एवं कार्ल पियर्सन। सहसंबंध के जो प्रवर्तक किसको माना जाता है? गाल्टन एवं कार्ल पियर्सन को माना जाता है। ठीक है, कि आप इसमें देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें क्या है कि जो दो चर होते हैं उनमें परिवर्तन अगर एक ही दिशा में हो तो आपका क्या कहलाता है? वो धनात्मक सहसंबंध। अब इसका रीजन बताएं। जैसे देखो कि उस दिन एग्जाम्पल थी ना कि आपके मांग के अकॉर्डिंग आपका पूर्ति अगर चेंज होता है तो ये क्या होगा? धनात्मक, क्योंकि जितना आपका मांग हो रहा है उतना ही आपका पूर्ति भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है? आपका मांग के अकॉर्डिंग आपका पूर्ति बढ़ रहा है। वही पर अगर कीमत बढ़ा तो आपकी मांग का आपके उत्पाद का जो मांग होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो कीमत और जो मांग इसके बीच में क्या होता है? अपोजिट रिलेशन, जिसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक सहसंबंध। ठीक है, जब कोई आपका मांग नहीं आया, इसको ना साफ कर देना। देखो फिर से समझाइए मैं। सह संबंध की मीनिंग बता दो। सह संबंध मतलब दो राशि के बीच जो दो वैल्यू दिया है वो आपस में एक दूसरे से कितने कनेक्ट। ठीक है, एक वैल्यू की वजह से दूसरे वैल्यू में क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, यही बताता है आपका को रिलेशन। इसका मीनिंग बता देती हूँ दो मिनट को। दो चरों अथवा तथ्यों के बीच में संबंध का मापन एवं विश्लेषण करती है। यह बताती है कि दो चर एक दूसरे के संबंध में किस सीमा तक परिवर्तित होते हैं। ठीक है, कि वो एक सिंपल है, जैसे मान लो आपका कोई उत्पाद है। ठीक है, उत्पाद प्रोडक्ट है आपका 100 रुपए का था। 100 रुपए का था तो जिस टाइम में अगर इसके मूल्य में कितना वृद्धि हो गया? 120। तो जब आपने 100 रुपए का था इसका क्या चीज? कीमत। ठीक है, कीमत आपका 100 रुपए था तो आप कितना प्रोडक्ट मांगते थे? आपका मांग था कितना? 10। ठीक है, 100 रुपए में आप सिर्फ 10 जो भी क्वांटिटी है उत्पाद का उसको 10 मांग रहे हो। ठीक, लेकिन वहीं पर इसका कीमत बढ़ गया कितना? 120। कितना परसेंट का वृद्धि हो गया यहाँ पर? 20% का वृद्धि हो गया। तो आप क्या करोगे? आप इसका 20% कम कर दोगे, मतलब आप यहाँ पर 8 ही मांग रहे हो। तो मतलब ये वाला जो आपका उत्पाद की कीमत में वृद्धि होने की वजह से आपके मांग में क्या हो गया? कमी हो गया। जिस अनुपात में इसमें कीमत में क्या हुआ है वृद्धि, उसी अनुपात में कीमत में यहाँ पर क्या हो गया? कमी। तो ये क्या होगा? आपका ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट दिशा में जा रहे हो। एक बढ़ रहा है मतलब आपका कीमत क्या हुआ? यहाँ बढ़ा, मांग क्या हो गया? कम। तो ये क्या हुआ? ऋणात्मक हुआ ना। लेकिन वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपका उत्पाद किसी का मांग कितना है? 100, तो आप पूर्ति कितना कर रहे हो? सिर्फ 80। ठीक है, वैसे अगर आपका अचानक से मांग बढ़ गया कितना? 150, तो अब आप इसका पूर्ति कितना कर दे रहे हो? 100 कर दे रहे हो। तो इससे क्या पता चल रहा है? आपका जब मांग यहाँ पर क्या हुआ है? बढ़ा है। देखो 100 से कितना हो गया यहाँ पर? बढ़ा। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसके मांग में क्या हुआ है? यहाँ पर वृद्धि हुआ है पहले से उसमें। ये क्या हो गया? कीमत में कैसे हुआ? जैसे ये वृद्धि हुआ, इसमें कीमत में वृद्धि हुआ ना। कितना? 100 से कितना हो गया? इसका कीमत बढ़ के 150 और इसका पूर्ति 100 से बढ़ के कितना होते हैं? 80
100, तो दोनों में क्या हो गया, वृद्धि हुआ। ठीक, तो ये क्या हुआ, दोनों में क्या हो रहा है, एक साथ वृद्धि क्यों हो रहा है, दोनों में वृद्धि हो रहा है ना, मतलब भाई उल्टा लिखी, मेरे को 100 यहाँ लिखना था और 80 यहाँ लिखना था ऐसे। ठीक, पहले आपका मान कितना था 100, अब 100 से बढ़ के कितना हो गया 150, और ऐसे ही इसका आपका पूर्ति जब 80 करते था आपका पूर्ति कितना हो गया यहाँ पर 100, तो दोनों बढ़ाना, तो क्या हो जाएगा ये धनात्मक सहसंबंध, समझ गए। ऋणात्मक में अपोजिट, किसी में वृद्धि हो रहा है तो दूसरे वैल्यू में क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए मांग और पूर्ति पे कैसा संबंध होता है, तो क्या संबंध होता है, मांग और पूर्ति पे धनात्मक, लेकिन वहीं पर अगर कीमत और मांग पे कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक। ठीक है, अगर कीमत बढ़ा तो आपका जो मांग क्या हो जाएगा, उससे घट जाएगा। चलो नेक्स्ट बताती हूँ मैं आज ऑनलाइन नहीं लिख चलो आपको बताई थी ना लास्ट क्लास में कि जो सहसंबंध होता है उसका वैल्यू कहाँ तक दिखाता है, आपका वैल्यू कहाँ तक दिखाता है, +1 और -1 के बीच में। ठीक है, +1 और -1 के बीच में कैसे, आपका जो भी आपका सहसंबंध आएगा या तो वो -1 में आएगा या फिर +1, मतलब इसी के बीच में ही बस आपका सहसंबंध आता है। ठीक, मैं माइक लगाना भूल गई तो पता नहीं आवाज आ रही है, अभी लगा दी, इससे पहले भी समझाई थी, लेकिन चलो देखो जो सहसंबंध होगा इसका वैल्यू कहाँ तक आएगा, आपका -1 और +1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, अब देखो आपको एक डायग्राम बताती हूँ, जैसे मान लो ये आपका स्केल, ठीक है, स्केल में सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा 0.25, फिर यहाँ पर क्या होगा 0.50, फिर यहाँ पर क्या होगा 0.75 और यहाँ पर क्या होगा आपका 1 होगा कि नहीं। ठीक, ये जो आपके स्केल में, फिर वैसे ही सेम आपका -0.25 और ये क्या हो जाएगा -0.50 और ये -0.75 और फिर ये -1 होगा कि नहीं होगा, स्केल में अगर देखा जाए तो होगा। तो देखो इसमें आपका जो सहसंबंध होता है ना वो 3 स्तर में होता है, पहला है उच्च स्तर, दूसरा है मध्य स्तर, तीसरा है निम्न स्तर। तो अगर आपका वैल्यू 1 और 0.75 के बीच में आ रहा है तो आपका सहसंबंध कैसा माना जाएगा, उच्च। ठीक है, उच्च, उसके बीच में दो वैल्यू के बीच में क्या है, उच्च सहसंबंध, उच्च स्तर का क्या है सहसंबंध। अगर पॉजिटिव में है तो अगर मान लो आंसर आपका आया है 0.85 तो इससे क्या पता चला, ये इसका उच्च स्तर का क्या है सहसंबंध। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आपका वैल्यू इन दोनों के बीच में आया, ठीक है 0.25 और 0.5 0 के बीच में आया है तो आपका सहसंबंध कितना होता है, मध्यम स्तर का क्या होगा सहसंबंध, वो भी पॉजिटिव में, अभी क्योंकि पॉजिटिव है ना वैल्यू, लेकिन वहीं पर अगर आपका वैल्यू ये 0 और इस 25 के बीच में आ रहा है, मतलब 0.25 के बीच में आ रहा है तो क्या होगा आपका निम्न स्तर का क्या होगा सहसंबंध, वो भी लेकिन पॉजिटिव। ठीक, तो आपको देखना बुक में 233 में दिया है, ये है, तो ये क्या हुआ धनात्मक का होगा। ठीक है, लेकिन वही ऐसे सेम इसमें भी होगा, ऋणात्मक में कैसे होगा, अगर आपका वैल्यू सेम इसी रूल को लगाना है, यहाँ से यहाँ के बीच में अगर -1 और 0.075 के बीच में है तो आपका उच्च स्तर का क्या होगा
ऋणात्मक संबंध होगा क्योंकि ये नेगेटिव है कि नहीं, ठीक। लेकिन वहीं पर ये 0.75 और 0.50 के बीच में है, तो ये कौन सी सीमा का होगा आपका? मध्यम या फिर मध्य सीमा, ठीक है, स्तर, वो भी नेगेटिव में। और ये इसके बीच में रहेगा तो क्या होगा? ये ऐसे बनेगा इसके बीच में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? निम्न स्तर का नेगेटिव, उसके बीच में क्या होगा? कोरिलेशन होगा, ठीक। समझ में आया? ये डायग्राम आप पहले बना लेना, उसके बाद मैं टेबल के फॉर्म में बता देती हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर वैल्यू इस, जैसे मान लो ये है क्वेश्चन, अगर वैल्यू ऐसे लिखा है ये, या फिर मैं इसको 7.5 6.5, चलो बताओ, -7.5 का अगर आपका कोरिलेशन आया तो आपके कौन से स्तर का आपका वो सहसंबंध होगा? बताओ क्या है ये अपन क्वेश्चन है। R इज इक्वल टू -0.65, हाँ, तो आपका कोरिलेशन कैसा होगा? मध्य में आएगा, मध्य में आएगा, ठीक है। तो आपका मध्यम सीमा का क्या होगा? कोरिलेशन होगा इसमें। इसको ना आप लोग ये ऐसे बनाना ना, इसको ये वाला को यहाँ तक पूरा, इसमें 50 का वो नहीं है, यहाँ से ऐसे तब होगा, ठीक है। अब टेबल के फॉर्म में बता दो इसको, आपके पास कोई बुक नहीं है, टेबल के फॉर्म में बता दो, ऐसे सुधार लेना थोड़ा सा इसको। ये क्या होगा? 0.25 से 0.75 तक के बीच में जब होगा तो क्या होगा? आपका मध्यम सीमा का होगा, ठीक। इसकी प्रॉपर्टीज में पूछा जाता है, ये आएगा, हाँ पूछ सकता है कि कोरिलेशन के का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है। ऐसे लिख देगा 0 से +-1 या फिर 0 से +1 में होता है, कि आपका सिर्फ +1 से आपका -1 तक होता है, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको पता रहेगा तब तो बता पाओगे इसका वैल्यू। और आप लोग देखना कभी भी कोरिलेशन का क्वेश्चन बनाओगे तो इस चीज के बीच में बस वैल्यू आएगा, उसके बाद नहीं आता, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर कुछ वैल्यू आया है तो आपका क्या होगा? वो फॉल्स बराबर, कुछ भी तो गड़बड़, ठीक है। चलो देखो, इसमें तीन पार्ट में इसको डिवाइड करना। पहला आएगा आपका प्रकार, प्रकार क्या क्या होता है। दूसरा आएगा आपका धनात्मक सहसंबंध, ठीक है। तीसरा आपका आएगा ऋणात्मक सहसंबंध, ठीक। अब देखो इसमें अगर दो वैल्यू के बीच में क्या है? पूर्ण सहसंबंध, पूर्ण सहसंबंध, तो उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा? ये +1 में आएगा, ठीक है, +1 तक आएगा। और अगर ऋणात्मक है तो -1 तक आएगा, ठीक। अब वहीं पर ही पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बोला है? सीमित सहसंबंध। इसमें क्या रहेगा? देखो कि अब इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला A, B और C, जिसमें पहला क्या है? उच्च, दूसरा क्या है? मध्यम, अभी जो पढ़े हम लोग। अब तीसरा क्या है? निम्न, निम्न स्तर। अब देखो इसमें अगर पॉजिटिव क्या होगा? 0.75 से +1 तक अगर वैल्यू आया, ठीक है, तो क्या होगा आपका? पॉजिटिव। तो इसका जस्ट आपका अपोजिट क्या होगा? इसी -0.75 से लिख देते हैं,
माइनस में रहेगा फिर -1 तक आएगा, तो ये ऋणात्मक सहसंबंध होगा उच्च स्तर का। अब ये हो जाएगा पॉजिटिव 0.75 से नेगेटिव 1। अब वैसे ही नेगेटिव 0.75 से -1 तक अगर वैल्यू आया तो। अब वैसे ही आपका 0.25 पॉजिटिव में से आपका कहाँ तक आएगा 0.75 प्लस 0.75 में अगर आएगा तो आपका क्या कहलाएगा मध्यम स्तर का। ये -0.25 से -0.75 के बीच में आएगा। ठीक है, टेबल के फॉर्म में है ये। अभी जो आपको उसमें बताई डायग्राम के हिसाब से फिर ये पॉजिटिव 0 या फिर 0 बोल सकते हैं 0 से 0.25 तक रहेगा तो क्या कहलाएगा आपका प्लस में है ना। फिर आपका यही आएगा आपका 0.0 से -0.25 तक अगर होगा तो ये आपका निम्न स्तर का होगा। ठीक है, और अगर आपका वैल्यू आ रहा है 0 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सहसंबंध क्या है यहाँ पर अनुपस्थित, मतलब एक वैल्यू में अगर कुछ चेंज हुआ तो दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो कोई सहसंबंध ही नहीं उसके बीच में। ठीक है, तो वहां पर इफेक्ट पड़ेगा, तो अगर 0 होगा तो ये ऐसा जाएगा, इसमें अनुपस्थित है ये बोलेंगे। ठीक, अब आपको पढ़ाई थी इसमें सहसंबंध की मापने की विधि पढ़ाई थी कि नहीं। अब एक पहले मैं इसमें विधि बता देती हूँ, उसके बाद क्योंकि कार्य पियर्सन और स्पियर्समैन का वो आएगा ना फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ही पूछता है कि आपको 3-4 फॉर्मूला दे देगा, इसमें से कौन सा नहीं है ये बताओ। क्वेश्चन तो ना दे लेकिन कम इसको देता है। चलो देखना, जो सहसंबंध है उसको मापने की विद्या उस क्लास से ले आओ। देखो पहला है आपका बिंदु रेखीय रीति, पहला आता है आपका ए में लिखोगे बिंदु रेखीय रीति। ठीक है, इसमें फर्स्ट होता है आपका क्या चीज पूर्ण सह संबंध, और दूसरा होता है आपका नहीं आएगा तो नीचे वाले में आएगा। देखो पहला है विक्षेप चित्र, और दूसरा है आपका बिंदु रेखीय विधि। ठीक, अब मैं आपको कल समझाई थी कि इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें विक्षेप चित्र मीन्स क्या होगा यहाँ पर कि जब आप क्या करते हो किसी दो वैल्यू के बीच में सहसंबंध को क्या करते हो बिंदु के फॉर्म में, सॉरी इसके डायग्राम के फॉर्म में। तो कैसा डायग्राम, जैसे ये वाला बताई थी ना आपको कि कोई वैल्यू एक साथ अगर ऐसे बढ़ रहा है एक ही दिशा में, ठीक है, या फिर कोई वैल्यू कम हो रहा है एक ही दिशा में, तो ये क्या होगा धनात्मक और ये क्या होगा ऋणात्मक क्योंकि कम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका विक्षेप चित्र कहलाएगा स्कैटर डायग्राम। इसमें क्या होता है कि दो चर मूल्यों के परस्पर संबंध एक दिशा व मात्रा के का अनुमान लगाने का यह क्या है आरंभिक विधि है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं दो वस्तु के या फिर दो मूल्यों के बीच में जो रिलेशन है उसको संख्या के रूप में ना दिखाकर क्या करते हैं एक अनुमान लगाते हैं और चित्र के रूप में क्या करते हैं दर्शाते हैं। ठीक है,
जबकि कार्य क्रियाशन का आप देखोगे सहसंबंध उसमें सब चीज संख्या के रूप में दिया गया है, संख्या से हम निकालते हैं। तो इसी में क्या होगा इसमें कि चित्र की रचना करते समय स्वतंत्र चर को क्या किया जाता है, एक्स सीरीज में लिखा जाता है, एक्स एक्सिस में लिखा जाता है, ठीक है। और वहीं पर उससे संबंधित जो आश्रित मूल्य होता है उसको क्या किया जाता है, वाई सीरीज में लिखा जाता है, ठीक। जैसे मान लो मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ टीचिंग का देखो, जैसे आप लोग क्या हो स्टूडेंट, अब मैं क्या हूँ टीचर। अब मैं अगर मान लो अपना टीचिंग स्टाइल अगर चेंज करी तो उसके वजह से आपके अंदर जो चेंज आया, मैं क्या हूँ यहाँ पर इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी तरीके से पढ़ा सकती हूँ, लेकिन आप लोग क्या हो डिपेंडेंट, मतलब क्या हो आप लोग आश्रित चर, और मैं क्या हूँ स्वतंत्र, क्योंकि मैं अपने पढ़ाने का तरीका चेंज कर सकती हूँ और आप क्या मेरे पर आश्रित हो। तो मेरे पढ़ाने की वजह से जो मैं अपने अंदर पढ़ाने का स्टाइल चेंज करी, तो आपके अंदर जो पढ़ने का क्षमता या फिर आपको जो समझ में आए, आप क्या हो इंडिपेंडेंट। तो मेरे जो कुछ भी पढ़ाने के तरीके की वजह से आपके में जो चेंज आया, अगर पॉजिटिव चेंज आया तो आपका क्या कहलाएगा, धनात्मक। और वहीं पर मैं चेंज करी और आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। और क्या हो गया उल्टा, आप जो कॉन्सेप्ट समझे तो क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है। तो यही होता है आपका कि जब आप विक्षेप चित्र के माध्यम से आप क्या करते हो, सहसंबंध को बताते हो, तो आपका क्या कहलाता है, ये विक्षेप चित्र के अंतर्गत आएगा। देखो आप लोग का डायग्राम ऐसे लिखा है इस वाले में कि आपका पॉजिटिव अगर एक चर दूसरे चर के ऊपर क्या है, यहाँ पर आश्रित है, तो दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, इसमें क्या दोनों एक ही दिशा में क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है आपका बिंदु रेखीय विधि। इसमें क्या करोगे आप, बिंदु के माध्यम से क्या करोगे, आप दो चरों के बीच में रिलेशन को बताओगे, ठीक। तो ये जो बिंदु रेखा विधि होता है वो एक सरल विधि माना जाता है, ठीक है। इसमें केवल सहसंबंध का अनुमान लगाया जाता है यदि दो चर मूल्यों के बीच में बिंदु रेखा एक ही दिशा में क्या होता है, उच्चारण करता है। उच्चारण मतलब क्या होता है, बढ़ना या घटना, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर एक ही दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, धनात्मक, सेम है, इसमें भी सेम ही है। और अगर एक ही दिशा में क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो इसका देखो, इसका दो वैल्यू कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो एक वैल्यू ऐसे बढ़ा, ये तो ये इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक। और वैसे ही उसके बढ़ने की वजह से एक दूसरा चर जो है ऐसे बढ़ रहा है, तो मतलब ये क्या हो रहा है, दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं ऐसे, या फिर जरूरी नहीं था इसी शेप में बढ़े, ऐसे भी बढ़ सकता है ये। तो ये क्या हुआ, यहाँ से बढ़ के यहाँ चला, तो ये क्या हुआ, एक ही दिशा में क्या हुए, बढ़े, तो धनात्मक कहलाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको इस फॉर्म में क्या करते हो, शो करते हो अलग अलग वैल्यू को, तो ये क्या कहलाता है आपका बिंदु रेखीय विधि, क्योंकि आप बिंदु के माध्यम से क्या कर रहे हैं, इसको बता रहे हो ना, तो ये क्या कहलाता है आपका बिंदु रेखीय विधि कहलाता है। अब ये किसके अंतर्गत हो गया हमारा, बिंदु रेखीय वृत्ति के अंतर्गत हुआ। अब दूसरा है देखो इसमें बी, क्या है इसका, अब आएगा गणितीय विधि। इसमें गणितीय विधि में देखो आप लोग का, गणितीय विधि में पहला जिसको आप लोग सब जानते हैं, क्या चीज, कार्ल पियर्सन, इन्होंने नहीं किया है ना इसका सहसंबंध का वो प्रवर्तक जिसको माना जाता है, किसको गाल्टन और कार्ल पियर्सन, ठीक है। और दूसरा है आपका स्पीयरमैन, का श्रेणी सहसंबंध। चलो अभी इसी को बताती हूँ कम से कम, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चलेगा ना, ये वाला हमको फॉर्मूला इन दोनों का पूछा जाता है। तो देखो जो आपका कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध होता है, इसी को सबसे ज्यादा सर्वोत्तम विधि माना जाता है
कि आप क्या करोगे, जो कार्य पियर्सन का जो सहसंबंध होता है सबसे सरल का माना जाता है कि सबसे अच्छा बेस्ट मेथड यही है, क्योंकि इसमें क्या होता है गणितीय पद्धति है, इसमें वैल्यू के फॉर्म में रहता है, तो अच्छे से इसका शुद्ध जो भी सहसंबंध आता है इसमें पता चलता है। ठीक, अब इसमें ना केवल सहसंबंध एक दिशा या मात्रा का अनुमान प्राप्त होता है, बल्कि इसकी सहायता से क्या होता है सहसंबंध का संख्यात्मक माप भी किया जाता है। जबकि आप लोग पढ़े हो ना जो -1 और +1 के बीच में आता है कि नहीं? अब ये सब में आपका कहीं पता चल रहा था क्या? जो आप इसमें ऐसे डायग्राम बना रहे थे उसमें नहीं पता चल रहा था, लेकिन अब इन लोग में पता चलेगा, कार्य पियर्सन की में पता चलेगा, क्योंकि कार्य पियर्सन ने ही दिया है तो उसका वैल्यू हमेशा देखना इसी के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो देखो इनका प्रत्यक्ष रीति क्या होता है कार्य पियर्सन का। चलो हेडिंग करती हूँ। ठीक है, कार्य पियर्सन का पार्ट है। तो देखो इसमें हर क्वेश्चन जितने बार आप सॉल्व करते हैं 3 सीरीज में रहता है कि नहीं? तो फर्स्ट सीरीज क्या होता है आपका व्यक्तिगत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी के अनुसार इनका फॉर्मूला क्या है, व्यक्तिगत श्रेणी, इसके अनुसार इनका फॉर्मूला क्या है। अब क्योंकि आप दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करते हैं ना, तो हमेशा आपका सहसंबंध 2 बार आएगा। ठीक है, इसका प्रमाप विचलन भी 2 बार निकालोगे और सहसंबंध भी 2 बार निकालोगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले बता दी थी, तब आपको अच्छे से पता चलेगा। देखो R इज इक्वल टू क्या होता है इसका, सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाई n, फिर प्रमाप विचलन x इंटू प्रमाप विचलन y। ठीक है, और दूसरा विधि क्या होता है आपका सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाई n बाहर है इस पर, फिर आप अंडर रूट में सिग्मा dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू फिर से सिग्मा dy स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, क्योंकि दो वैल्यू के बीच में आप रिलेशन बनाते हैं, इसलिए देखते हैं यहाँ पर dx फिर dy लिखा है, यहाँ पर वैसे ही dx स्क्वायर और यहाँ पर dy स्क्वायर है कि नहीं, क्योंकि दो वैल्यू के बीच में सब कुछ निकालना है इसमें। अब तीसरा है आपका फॉर्मूला R इज इक्वल टू फिर से सेम सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला के बारे में ये पूछा गया इसमें। अब इसमें क्या करते हैं पता है कि जब भी क्वेश्चन आप बनाओगे तो इसमें कैसे निकालोगे, जैसे मान लो मैं एक्स वाई मान रही हूँ, यहाँ क्वेश्चन सिर्फ आपको सपोज करके बता दूँ ना मैं, एक्स वैल्यू दिया है आपका 1 2 3 4 5, ठीक, वहीं पर आपका वाई वैल्यू दिया है 5 4 3 2 1 ऐसे दिया। ठीक है, ये अलग अलग वैल्यू है, तो इसको क्या करूंगी मैं, नहीं इसको मैं थोड़ा सा अलग लेना पड़ेगा, 5 6 7 8 9। तो जो ये व्यक्तिगत श्रेणी होता है ना, इसमें आप क्या करोगे, इन सबको आप जोड़ोगे और पास पे भाग दो। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका समांतर माध्य होगा कि नहीं, क्योंकि आप लोग याद करो इसमें प्रमाप विचलन का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला, तो इसमें क्या चाहिए रहेगा सिग्मा dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो dx स्क्वायर कैसे आएगा आपका, जो आपका यहाँ पर माध्य आएगा 3 आएगा कि नहीं, समांतर माध्य 3, तो सभी वैल्यू को क्या करोगे 3 से माइनस करोगे, तो -2 -1 0 +1 +2, फिर इसके बाद
बाद इसको क्या करते हैं, डी एक्स स्क्वायर करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर है ना। तो क्या करोगे, दो दो दूनी चार, एक एक कम एक शून्य शून्य, फिर एक एक कम एक दो दूनी चार, ऐसे आएगा ये। तो देखो अब इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला में जैसे बता रही हूँ, ये किसका हो गया, एक्स का हो गया। तो वैसे ही सेम टू सेम किसका बनाया रहते हैं, वाई का। जैसे मैं वाई का इधर बगल में बनाती ना, तो वाई का जैसे 5 6 7 8 9 10 ये हुआ। अब इसका समांतर माध्य कितना आएगा, 7 ही आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर डी वाई निकालूंगी इस बार। तो कितना होगा, -2 -1 0 1 2 3। चलो हम क्या कर ली, जैसे मान लो आया था इधर, अब आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, डी वाई स्क्वायर कर दो। तो दो दूनी चार, एक एक कम एक शून्य शून्य, एक कम एक दो दूनी चार और 3 3 9, ऐसे आता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो अगर इस वैल्यू में रख लूंगे, इसमें सबसे अच्छा विधि कौन सा माना जाता है आपका, सबसे अच्छा विधि ये वाला मान सकते हो, ये दोनों में से। ठीक है, लेकिन मैं आप देखो इसको निकालना पड़ेगा आपको अलग से, इससे अच्छा इसी विधि को यूज कर लो। ठीक, ये वाले विधि को। तो इसमें क्या चाहिए आपको, सिग्मा डी एक्स डी वाई। तो आप क्या करोगे, इसका और इसका इंटू कर दोगे, डी एक्स और डी वाई का। तो एक फॉर्म बनता है आपका डी एक्स डी वाई, बनता भी नहीं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद बनेगा राइट, इसको मिटाने के लिए तो कंपेयर नहीं कर पाऊंगी। तो इसका इंटू करते आप कितना, डी एक्स डी वाई का। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर एक एक कम एक शून्य शून्य, एक एक कम एक 2 दूनी 4, और इसका तो वैल्यू भी नहीं है, 5 1 तो 6 हो गया। तो नहीं आ रहा है, ऐसा है ना, ऐसे हुआ था। तो ऐसा आ गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डी एक्स डी वाई रखोगे, किस वैल्यू को पूरा रखते, 4 3 8 9 1 10, यहाँ 10 रखते। फिर आपका ये भी वैल्यू आपका सिग्मा डी एक्स स्क्वायर जो आया है, इसका वैल्यू को जोड़ के रखते डिवाइडेड बाई 5, फिर इसका डी वाई स्क्वायर का वैल्यू को जोड़ते और डिवाइडेड बाई 5 करते ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे इसका क्या निकलता है, फॉर्मूला निकलता है यहाँ पर। लेकिन ये क्या हो गया आपका, वास्तविक माध्य से निकाल रहे, लेकिन वहीं पर अगर कल्पित माध्य से निकालोगे तो देखो आप लोग का लघु विधि जिसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, तो इसमें 4 प्रकार से आपका फॉर्मूला होता है। तो ये सब फॉर्मूला आपको आना चाहिए, मतलब पता रहना चाहिए ये भी होता है, नहीं तो फिर ऑप्शन में पूछेगा तो आपको नहीं बता पाओगे इसको। चलो देखो इसमें ये फॉर्मूला भी लिखवाऊं क्या, बहुत लंबा लंबा फॉर्मूला है। एक ही फॉर्मूला दिया है, नहीं इसमें एक दिया है, लेकिन बुक में ना 4 फॉर्मूला दिया है। ग्रुप में सेंड कर दूं क्या इसको, ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। तो आपको इसमें सिर्फ यही देखना रहेगा कि आपका जो समांतर माध्य का फॉर्मूला कौन सा नहीं है, इसको देखना रहेगा इसमें। ठीक है, मैं इसको सेंड कर दूंगी तो आप लोग पढ़ना। चलो आज मैं यही वर्क करती हूँ, इकोनॉमिक्स को अकाउंट्स को जाती हूँ उसके बाद।